सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्ज़िया। आज मेरे साथ जो मेहमान हैं दोनों का ताल्लुक़ लाहौर से है। एक सलमान आबिद साहब हैं, बड़े मारूफ कॉलम निगार हैं और सियासत पर बड़ी उनकी गहरी नज़र रहती है, और दूसरे साबिर शाह साहब, वो भी बहुत ज़बरदस्त पॉलिटिकल इनसाइट और पूरा एक इंसाइक्लोपीडिया है वो लाहौर की पॉलिटिक्स का, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का। तो उन दोनों हज़रात को आज ज़हमत दी हमने और ये हमारे साथ होंगे। और जो इशू है वो पीडीएम का लाहौर का जलसा, सियासत चल रही है पाकिस्तान में। इस वक्त दौर बड़कों का है। आज मरीम नवाज़ साहबा ने लाहौर में मुख्तलिफ़ जगहों पर रैली से ख़िताब किया और ये कहा कि लाहौरियों को मैं दावत देने आई हूँ और 13 तारीख़ आर या पार। और इससे पहले तो वो ये कह चुकी हैं कि बस अब सिर्फ ऐलान होना बाकी है, जीत हमारी हो चुकी है। मैं सलमान आबिद साहब से पूछने की कोशिश करूंगा कि इस जीत से क्या उनकी मुराद है। और कल जो मरीम औरंगज़ेब साहबा ने जो बयान दिया वो तो बहुत ही एक अजीब व गरीब बयान था। उसमें वो फरमा रही थी कि हम ये कहते हैं इमरान खान को कि वो भी इस्तीफ़ा दे और हमारे साथ बैठ जाए आके 13 तारीख़ को और इस एहतजाज में शरीक हो जाए। तो मैं ये सोच रहा था कि ये जो पीडीएम तो सारा एहतजाज कर रही है इमरान खान साहब को घर भेजने के लिए, तो अगर इमरान खान साहब इस्तीफ़ा दे देंगे तो फिर ये पीडीएम का एहतजाज काहे का, और फिर इमरान खान उनके साथ बैठकर एहतजाज किस पर करें, प्रोटेस्ट किसके ख़िलाफ़ करें, क्या वो करेंगे? बड़ी एक अजीब सी बात थी। सलमान आबिद साहब, मरीम ने आज लाहौर में निकली हैं वो और माहौल को गरमाने के लिए कहती हैं, लाहौरियों मैं बताने के लिए आई हूँ कि तुम आओ सब, और ये बस खान साहब का अब जाना ठहर चुका है। क्या मूड है लाहौर का? आप आम आदमी से आपकी बात हो रही है, तो क्या इस वक्त जो पीडीएम और नून लीग जो बात कर रही है, लाहौरी उस पर बिलीव करते हुए आपको नज़र आ रहे हैं या कुछ रिजर्वेशंस हैं? देखिए, पहली बात तो समी इब्राहिम ये है कि अगर 2 मिनट के लिए बात मान ली जाए कि पीडीएम और मुस्लिम लीग नून लाहौर में एक बहुत बड़ा सियासी शो करने में कामयाब भी हो जाए, तो सवाल यह है कि क्या वो हुकूमत को घर भेज सकते हैं इस जलसे की बुनियाद पे? लाहौर में ख़ास तौर पे जो सियासत की समझ बूझ रखते हैं या जिनको सियासी ठरक का शौक है, वो ये सब मानते हैं कि इन जलसों से हुकूमत नहीं जाती है। एक बात तो ये। दूसरी बड़ी दिलचस्प बात जो समी इब्राहिम साहब समझने के लिए है, मरीम नवाज ये कहती हैं कि इमरान खान को पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट बाहर निकाले और हमसे बातचीत करे। अच्छा, ये एक अजीब और गरीब मंतक है, यानी उसी इस्टेब्लिशमेंट से जिसके ऊपर उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इख्तलाफात हैं, सियासी मुदाखलत के इल्ज़ामात हैं, उन्हीं से आप ये कहते हैं कि इमरान खान को बाहर निकालें, क्योंकि जो आइनी और सियासी तरीका है वो तो आप इख्तियार नहीं करना चाहते, ना तहरीक एतमाद का और ना कोई बहुत बड़ी सियासी जद्दोजहद का। अच्छा, अब सारा जोर जिस बात पे है कि किसी तरीके से इमरान खान का और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान टकराव हो जाए, उस टकराव के नतीजे में कुछ कामयाब हो जाए, वो नहीं हो सका। अब ये सारा जो दर्द सर इस वक्त उठाया गया, वो क्यों उठाया जा रहा है? समी इब्राहिम साहब, मार्च में सेनेट के इंतखाबात हैं। अच्छा, अब हर सूरत में हुकूमत अपोजिशन चाहती थी कि सेनेट के इंतखाबात को सबोताज किया जाए, क्योंकि डर क्या है? डर यह है कि सेनेट के जब इंतखाबात होंगे तो पीटीआई अक्सरियती जमात के साथ आएगी, तो वो जो एहतसाब का निज़ाम है, नैब का मामलात है, उसमें जो अमेंडमेंट, जो तरमीम करना चाहती है हुकूमत, वो इस वक्त नहीं कर पा रही क्योंकि सेनेट में उसके पास अक्सरियत नहीं है। अगर वो हो जाती है मार्च के बाद, तो फिर ये अपोजिशन कहाँ खड़ी होगी, कहाँ ये जाएंगे? तो सारा जोर इस बात पे था कि किसी तरीके से रोका जा सके। अच्छा, एक सलमान आबिद, आपकी जो बात मैं समझ सका हूँ कि अपोजिशन जो है वो ये नहीं चाहती कि सेनेट के इंतखाब स्मूथली हों और उसमें तहरीक इंसाफ की जो नंबर ऑफ़ सीट्स हैं वो बढ़ जाएं और फिर वो जो इस वक्त सेनेट में उनको वो मात दे सकते हैं, उस लिवरेज से वो महरूम हो जाएं। तो इस चीज़ को रोकने के लिए तो फिर वो जो इस्तीफ़ों वाली बात हो रही है कि ज़ाहिर है अगर पंजाब असम्बली से इस्तीफ़े आ जाएँ, सिंध असम्बली से इस्तीफ़े आ जाएँ, तो फिर ये होगा कि एक अगर सूबाई असम्बली मुकम्मल नहीं है या उसमें इतनी बड़ी तादाद में लोग इस्तीफ़ा दे चुके हैं,
तो वो इलेक्शन तो नहीं हो सकते। तो फिर इंतखाबात रोकने का तो एक ही तरीका है फिर सेनेट के इंतखाबात कि आप असम्बलियों से इस्तीफा दें। आपको लगता है कि इस्तीफा आएगा? देखिए, अब इस्तीफे की बात इसी बुनियाद पे की जा रही है जो बात समी आपने की है कि ताकि रास्ता रोका जा सके इंतखाब का। लेकिन मैं आपको मुझे जो मेरा अपना तज्जिया है कि पीपल्स पार्टी कम से कम इस एजेंडे का पार्ट नहीं बनेगी। और जब मैं पीपल्स पार्टी कहता हूं तो मैं बिलावल नहीं कहता, मैं आसिफ अली जरदारी साहब को कहता हूं जो इस वक्त सियासी ग्रिप उनके पास है, फैसले वो कर रहे हैं। देखिए, क्या जरूरत है पीपल्स पार्टी को 2.5 साल पहले अपनी हुकूमत को खत्म करने की? क्या जरूरत है इस वक्त जब नवाज शरीफ और फौज के दरमियान एक टकराव की सियासत है उसमें अपना सर दीवार से मारने की? और पीपल्स पार्टी बड़े वाज़ेह तौर पे कह चुकी है कि हम इस्तीफों की सियासत पे यकीन नहीं रखते, हम पार्लियामेंट के अंदर बैठ के अपना रोल प्ले करेंगे, पहली बात। दूसरी बड़ी दिलचस्प बात यह है कि PMLN के अंदर से भी लोग इस्तीफे नहीं देंगे। आपने देखा अभी मरियम नवाज ने कल के शो में कहा है कि जो लोग अरकाने असम्बली मुस्लिम लीग नून की क़यादत को तस्लीम नहीं करेंगे, वफादारी का मुजाहरा नहीं करेंगे, तो उनके घरों का मुहासबा किया जाएगा। अब ये क्या इंडिकेशन है? ये इंडिकेशन ये है कि उन पे दबाव डाला जाए कि वो इस्तीफे दे। अच्छा, हमारे यहाँ इस्तीफे तब आते हैं जब किसी को कोई थपकी मिलती है, अब थपकी भी नहीं मिल रही। तो इसलिए मुझे सिर्फ मसला पीपल्स पार्टी का नहीं है, खुद PMLN के अंदर से खुद शहबाज शरीफ भी इस्तीफों की सियासत के हामी नहीं है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि फौरी तौर पे कोई इस तरह की इस्तीफों की बात सामने आ सकेगी। कहना बहुत आसान है। देखिए, इमरान खान ने भी से इस्तीफे देने की बात की थी, लेकिन ये हिकमत अमली भी कारगर साबित नहीं हुई थी। अच्छा, सलमान आबिद, शहबाज शरीफ साहब के हवाले से बड़ी गुफ्तगू हो रही है और आज मरियम साहबा ने बतौर ख़ास ये बार बार ऐलान किया लाहौर के मुख्तलिफ जगहों पर कि जी शहबाज जो हैं वो भाई से वफादारी की कीमत पे कर रहे हैं और अब इत्तफाक हो गया। और उन्होंने कहा, ये खबरें नून लीग का मीडिया विंग लीक करा रहा है कि मरियम नवाज साहबा से शहबाज साहब ने ये कहा कि आप लोगों को अपील करती हैं, आप जब बाहर जाती हैं तो लोग आपके पीछे आते हैं, लोगों ने आपको अपना लीडर मान लिया, तो अगर लोगों ने आपको अपना लीडर मान लिया तो मैं भी आपको अपना लीडर मानता हूँ। गो हेड दे दिया है जो मरियम नवाज की जो पॉलिटिक्स है। आपके पास ज़रा क्या बताते हैं वाकई कोई इस तरह की? क्योंकि ये नून लीग का जो मीडिया विंग है वो ये सहाफ़ियों को खबरें फीड कर रहा है, ये लीक कर रहा है। देखिए, बात यह है कि ये मरियम नवाज का जो मीडिया सेल है वो इस बात को बड़े स्ट्रॉन्ग तरीके से प्रोपेगेट कर रहा है कि शहबाज शरीफ साहब ने मरियम की क़यादत को तस्लीम कर लिया है। अब आप मुझे बताइए, ये कैसे मुमकिन है? शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज जो हैं वो दीवार से टक्कर जो सियासत है, यानी वो जो बार बार कहते थे कि एस्टैब्लिशमेंट से मफाहमत के साथ आगे बढ़ना है, मैं टकराव की सियासत नहीं करना चाहता और टकराव की सियासत पाकिस्तान में होनी नहीं चाहिए, एस्टैब्लिशमेंट एक हकीकत है। और ये भी खबरें निकाली गई कि उन्होंने मरियम नवाज को कुछ मशवरे दिए हैं। देखिए, मरियम नवाज जिस किस्म की सियासत करना चाहती हैं, मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ शहबाज शरीफ उसके हामी नहीं है। अच्छा, ये तासुर भी जो है ना कि जी सारी की सारी कौम जो है वो मरियम के पीछे लगी हुई है, मुस्लिम लीग नून की। देखिए, अरकाने असम्बली जो है ना, आप मुझसे ज़्यादा बेहतर समझते हैं कि जो अरकाने असम्बली हैं वो अपने अपने हलकों में बड़े वोट रखते हैं। अरकाने असम्बली चाहे वो कौमी असम्बली का है चाहे वो सूबाई असम्बली का है, वो कम से कम टकराव की सियासत नहीं करना चाहता, खासतौर पर जो छोटे शहरों से और दही सतह के MPs MNAs होते हैं। इसलिए मैं अभी भी कहता हूं, अगरचे अवामी सतह पे मरियम को कुछ पजीराई हासिल है, लेकिन पार्टी के अंदर और पार्टी के अंदर जो अरकाने असम्बली हैं उनके ऊपर आज भी शहबाज शरीफ की ग्रिप मौजूद है। यही वजह है कि आपको ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, राना तनवीर, अमीर मुकाम और राजा जफरुल हक जैसे लोग जो हैं आपको उनकी वॉइसेस में। ठीक है, साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है और उनकी तरफ मैं चलता हूँ। साबिर साहब, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम समीर साहब, बहुत शुक्रिया, हम आपका इंतजार ही कर रहे थे और बात हो रही थी सलमान आबिद से लाहौर की पॉलिटिक्स भी। ये बताइए कि कितना बड़ा जलसा हो सकता है, आप क्या समझते हैं? कोई तारीख साज जलसा होगा, दरमियाना जलसा होगा? अभी इस वक्त जो माहौल है, जिस तरीके से आज मरियम नवाज भी बाहर निकली हैं और वो कह रही हैं कि मैं लीडर हूँ, अब शहबाज शरीफ ने भी मुझे लीडर मान लिया है, तो आपका तज्जिया, आपका एनालिसिस क्या है? लाहौरिये लाखों की तादाद में आएंगे वहाँ पर मीनार पाकिस्तान? देखिए समीर साहब, जैसा कि आप जानते हैं मीनार पाकिस्तान की लोकेशन, मीनार पाकिस्तान में कुछ भी ना हो रहा हो तो इसके इर्द गिर्द 5-7 हज़ार लोग
हर वक्त पैदल फिर रहे होते हैं, मोटरसाइकिलों पे, साइकिलों पे, गाड़ियों पे होते हैं। बहुत बड़ी तादाद, चूँकि पसमानदा इलाका है, बेरोज़गारों की भी बहुत बड़ी तादाद है। शाम के टाइम मौसम अच्छा है, जलसा बड़ा होना कोई कमाल ही नहीं। मुझे हैरत नहीं होगी अगर 20-1 हज़ार आदमी भी इकट्ठे हो जाएं। लेकिन मकसद तो ये है कि क्या तादाद मैटर करेगी। पीडीएम के अंदर जो इख्तलाफात हैं, आप देखिए कि आसिफ जरदारी इनका जो नैरेटिव है उसे बाय नहीं कर रहे। अब बिलावल वैसे ही मेरा ख्याल है कोरोना में है, पता नहीं कल आते हैं नहीं आते 13 तारीख को। यहाँ तक पीएमएलएन का ताल्लुक है, पार्टी के अंदर बहुत सारी रिफ्ट्स मौजूद हैं, 2 वाज़े कैंप हैं, बहुत सारे सफ़ा अव्वल और बस्ता बे के जो इनके लीडर हैं वो डिवाइडेड हैं। उन्हें समझ नहीं आ रही कि शहबाज शरीफ का साथ दें या मरियम का दें। सो बहुत ज़्यादा बड़ी जंग अंदर भी चल रही है। मौलाना फजलुर रहमान भी एंटी आर्मी नैरेटिव के साथ बहुत अरसा नहीं चलेंगे, सिर्फ ढकी छुपी बातें ही करेंगे। सो पहले तो ये देखना कि पीडीएम इंटैक्ट रहती है या नहीं। तो मेरा ख्याल है पीडीएम इंटैक्ट शायद ना रहे कुछ अरसे के बाद। दूसरा ये है कि क्या इस नैरेटिव के साथ आप अवाम में पजीराई हासिल कर सकते हैं? मेरा ख्याल है नहीं, क्योंकि नवाज शरीफ के पास बहुत ही आला मौका था कि अपनी वालदा के जनाजे के साथ आते, लॉ को फेस करते, जेल चले जाते, कुछ भी ना बोलते, कुछ भी ना करते, वो जेल में होते, तहरीक चल सकती थी। क्योंकि ये पॉपुलिस्ट तहरीक होने का इसका बहुत बड़ा चांस था इस पीडीएम की मूवमेंट का, क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, लोग हालात से तंग हैं, कोरोना आया हुआ है, बेरोज़गारी का एक मरतबा फिर दौरा है। सो लोग साथ मिल सकते थे। लेकिन ये सारे इनिशिएटिव मेरा ख्याल है कि मरियम नवाज और नवाज शरीफ साहब ने बजाते खुद ज़ाया कर दी हैं अपने नैरेटिव की वजह से। अच्छा, और अपनी पार्टी के अंदर जो इख्तलाफात हैं उसकी वजह से। अच्छा नहीं, लेकिन अच्छा मैं आप बिल्कुल जवाब दे दीजिएगा जो आप कहना चाह रहे हैं। जो महंगाई है जिसकी वजह से लोग बहुत परेशान थे, कुछ थोड़ा सा तो उसमें हम देखते हैं कि कमी हो रही है उसमें, तो ये चीज़ भी एक रोल प्ले करेगी अगर कोई बहुत बड़ा जलसा ना पीडीएम कर सकी, मुस्लिम लीग नून ना कर सकी। क्योंकि मरियम नवाज साहबा तो कह रही हैं आर या पार। फिर मुझे ये बताइए कि वो ये वर्ड क्यों कह रही हैं आर या पार? बस फतह तो हासिल कर चुके हैं, अब तो सिर्फ उसकी जीत का अनाउंसमेंट बस सिर्फ करना बाकी है। इसका क्या मुराद है इससे? समी साहब, पहले तो सिर्फ 2 लफ्ज़ मैं कहूँगा अफराते ज़र यानी इन्फ्लेशन पे। महंगाई हुकूमत क्लेम कर रही है कम हो रही है, बज़ाहिर आपको पता है कि 2-4 रुपए दर्जन अंडे कम हो जाएं या 2-4 रुपए किलो को चीज कम हो जाए, इससे फर्क नहीं पड़ता। तो 20-22 रुपए किलो कम हो गई है, चीनी तो 20-22 रुपए भी ज्यादा आ रहे हैं। जहां तक बात है आर या पार, तो मुझे लगता है समी साहब कि इनको किसी ने आगे लगाया और खुद पीछे हो गए कि जी आप एंटी आर्मी नैरेटिव पे चले। अगर आसम बाजवा साहब का इस्तीफा आ गया तो हम कहेंगे देखा हम क्या कहते थे, वो भी नहीं आया। फिर ये हो सकता है किसी बहुत आला शख्सियत की प्री मैच्योर रिटायरमेंट की तरफ इनकी नज़र हो, वो भी नज़र नहीं आ रही। और अगर रखिए आर्मी में इख्तलाफ राय कोर कमांडर्स की मीटिंग्स में डिस्कस होता है, इस तरह नहीं होता कि पूरा इंस्टीट्यूशन जो है वो अपने खिलाफ बातें सुन ले और उस आदमी या खातून के साथ मिल जाए जो उनके खिलाफ बातें कर रहा हो। आर्मी ने बहुत काम किया है पिछले 18-20 साल वॉर ऑन टेरर के ऊपर। सो ये वो खिदमात हैं जो भुलाई नहीं जा सकती। इसीलिए अगरचे मैं पसंद नहीं करता जिस तरह की मीडिया सेंसरशिप है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, इसमें हुकूमत का भी हिस्सा है। उम्मीद है इसको थोड़ा सा कम करेंगे, खबरें लगनी चाहिए। लेकिन बहरहाल मीडिया का भी एक हिस्सा आपके सामने है कि वो बाज ही नहीं आ रहे थे। और हमारे यहाँ जब भी कोई चीज़ होती है वहाँ CIA भी इन्वॉल्व होती है, मुसैड भी, रॉ भी, पैसा काफ़ी मुझे लगता है आ रहा था ये और लोगों की राय बदलने की कोशिश की जा रही थी। सो मेरा ख्याल है कि मीडिया को खींचना तो चाहिए था, लेकिन सेंसरशिप बहुत ज़्यादा है, इस पे भी हुकूमत और आर्मी को देखना पड़ेगा। जहाँ तक इस जुडिशरी का रोल है, तो जुडिशरी ये वो है जो इनके हक में फैसला दे दे तो बहुत अच्छी होती है। इसी 2-3 4-6 महीनों में मैं आपको कई फैसले गिना सकता हूँ, लेकिन जब इनके खिलाफ फैसला दे तो वही जुडिशरी जो है बुरी हो जाती है। ये उनको जजों को समझा रही हैं, आप इनकी कल परसों की तकरीर देखें, ये जजों को समझा रही हैं कि रिटायरमेंट के बाद अगर इज्जत करवानी है, अगर आप चाहते हैं लोग आपसे हाथ मिलाएं, तो आप फिर हमारे हक में फैसला दें। मेरा तो ख्याल है यही कह रही थी। तो इस तरह के नैरेटिव से, इस तरह की जुबान से, इस तरह का धमकी आमेज जो लहजा है, इसको मरियम को बदलना पड़ेगा। बड़ा अच्छा चांस था जो इन्होंने मिस किया, आप समझते हैं। अच्छा, ये मेरा सवाल यही आपसे भी है सलमान आबिद, आर या पार?
क्या 13 के बाद फिर 14 आनी है, 15 आनी है? इमरान खान तो मौजूद रहेगा, जो बाज़ाहिर हमें लग रहा है, जैसे आपने भी फरमाया कि जलसों से गवर्नमेंट्स नहीं जाती, तो फिर मरियम साहबा कैसे फेस करेंगी? वो तो कह रही है कि बस फैसला। देखिए, आर पार से मुराद ये है कि उनको लगता है कि अगर हमने इमरान खान को फौरी तौर पे इक़्तिदार से बाहर ना निकाला तो इमरान खान का स्टेक लंबा हो सकता है, अगले इंतखाबात तक भी जा सकता है। यही वो डर और खौफ है कि वो चाहती हैं कि इमरान खान की और ये जो हमारी इस वक्त सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप में एक डॉक्ट्राइन बन रही है, ये ना बने। और वो उनको लगता है कि इमरान खान एहतसाब के हवाले से बहुत ज्यादा कमिटेड है और संजीदा है, और आगे जाकर ये हम सबको एहतसाब की शिकंजे में जकड़ सकते हैं मार्च के बाद। एक बात याद रखिएगा, इसलिए जब वो यहाँ आर पार कहती है तो इसका मतलब है कि हमारे पास अब चॉइस कोई नहीं है इमरान खान को बाहर निकालने के अलावा। इसलिए वो आप इस्टेब्लिशमेंट का हरबा भी इख्तियार करेंगी, इस्टेब्लिशमेंट को भी बतौर हथियार इस्तेमाल करना चाहती हैं, अवाम को भी करना चाहती हैं। अभी आपने गवर्नेंस की बात की है, मैं बिल्कुल मानता हूं कि इमरान खान के दौर की भी गवर्नेंस ठीक नहीं है, लोगों के सीरियस कंसर्न है। लेकिन समी इब्राहिम साहब, ये लोग इतने पागल नहीं है और बेवकूफ नहीं है। उन्होंने 13 वर्षों की पीपल्स पार्टी की हुक्मरानी भी देखी है मुसलसल, और उन्होंने 10 साल की शहबाज शरीफ की हुक्मरानी भी देखी है। अगर वो इमरान खान के नाकद हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि अचानक उनके दिल में और जो है ना वो नवाज शरीफ साहब की या मुस्लिम लीग नून की या पीपल्स पार्टी की मोहब्बत जाग गई है और उनको लगता है कि मसलों का हल जो है वो इन दो जमातों के पास है। देखिए, मसला ये सारी खराबियां किसने पैदा की हैं? ये एक तसलसल है ना जो साबका हुक्मरानों की वजह से है। इसलिए गवर्नेंस में इमरान खान को इम्प्रूव करना चाहिए। कुछ अच्छे इंडिकेशन आए हैं इकोनॉमिक के हवाले से, आपकी कंस्ट्रक्शन बिजनेस रिस्टोर हुआ है, आपके यहाँ टूरिज्म बढ़ी है, आपके यहाँ खास तौर पर टेक्सटाइल का जो काम हुआ है, महंगाई थोड़ी सी नीचे आई है। लेकिन अगर इसमें लोगों को रिलीफ मिलेगा तो पीडीएम जो है उसके गुब्बारे से हवा निकलेगी। लेकिन एक बात जो साबिर शाह ने की है, मैं सिर्फ उसी के ऊपर थोड़ा सा फोकस करना चाहता हूं। पीडीएम को बड़ा खतरा जो है इमरान खान से नहीं है, बल्कि पीडीएम को खतरा अपने अंदर से है। और मेरी असेसमेंट है, जैसे साबिर शाह ने कहा है, कुछ अरसे के बाद आप देखिएगा पीडीएम का ये शराजा इस तरह से मेंटेन नहीं रहेगा, क्योंकि मरियम जिस जल्दी में है ना, ये जल्दी का ये 2020 मैच नहीं है, एक लॉन्ग स्टे करना था। अच्छा, इसके मुकाबले में आसफा भुट्टो ने मुल्तान में जो तकरीर की, वो मुझे लगा कि एक लॉन्ग स्टे करने की इनिंग्स उन्होंने खेलने का फैसला किया। अच्छा, अब मरियम चाहती है कि आज ही सारे फैसले हो जाए, आज ही इमरान खान को घर भेज दिया जाए, आज ही उनको इक्तदार में लाया जाए और इक्तदार मुस्लिम लीग नून के सुपुर्द कर दिया जाए। इस्टेब्लिशमेंट, जुडिशरी सारी उसी तरीके से रोल प्ले करे जैसे साबका दौर में वो उनकी हुकूमत में करती थी। ठीक है। अच्छा साबिर शाह, एक और जो इशू रहा पिछले 2 जलसों में, नवाज शरीफ साहब को नहीं बोलने दिया गया पीडीएम के जलसों में, क्योंकि जरदारी साहब ने ये कहा और एएनपी ने भी ये कहा कि जो पीडीएम का जो बयानिया है, अगर उससे हटके को बात करनी है तो आप अपनी पार्टी के इजलास में वो बात कर लें, उसके जलसे में बात कर लें, पीडीएम के प्लेटफॉर्म से आप नहीं करेंगे। तो आखिरी जो 2 जलसे थे पीडीएम के, उसमें नवाज शरीफ साहब ने तकरीर नहीं की। अब इस जलसे की, लाहौर के जलसे की मेज़बानी भी मुस्लिम लीग नवाज के पास है, और जो वर्कर्स कन्वेंशन था उसमें नवाज शरीफ साहब ने खिताब किया, लेकिन जो उनकी लैंग्वेज थी जिसमें वो जर्नलों का नाम लेते थे, इदारों का नाम लेते थे, वो उन्होंने गुफ्तगू नहीं की मुस्लिम लीग नून के जो सोशल मीडिया कन्वेंशन से भी जो उन्होंने खिताब किया। तो आपका क्या ख्याल है साबिर शाह कि नवाज शरीफ साहब खिताब करेंगे, मेज़बान तो उनकी अपनी जमात है, और फिर अगर वो खिताब करते हैं और उसमें वही लाइन वो लेते हैं जो जर्नलों का नाम लेते हैं, पाकिस्तान की आईएसआई का नाम लेते हैं, उसी तरह की तनकीद करते हैं, तो ये जो फिर आप कह रहे हैं कि ये एक नहीं रहेगी पीडीएम, इसमें से इसके हिस्से बखरे हो जाएंगे, आपको लगता है कि दैट कैन बिकम ए सॉलिड रीजन फॉर दैट डिसइंटीग्रेशन? देखिए समीर साहब, नवाज शरीफ स्पीक्स और ही डजंट। पीडीएम का शराजा बिखर सकता है किसी भी टाइम। उसकी वजह यह है कि जब ये पीडीएम का बयानिया तय कर रहे थे तो मरियम नवाज ने हर चीज पे एग्री किया था। जब बयानिया तय हो गया तो मियां नवाज शरीफ की स्पीचेस ने उनके सारे जो नैरेटिव था उसका बेड़ा गर्क कर दिया। मरियम ने अपने वालिद वाली लाइन ली। दूसरी मैं आपको गुजारिश करता चलूं कि अभी मैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की दिसंबर 2017 की रिपोर्ट देख रहा था, जो इनके 4 साल दौर के बाद गालिबन आई। इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में 90 गोल्स सेट किए थे, 90 अहदाफ, उसमें से सिर्फ 6 हासिल कर सके। नेशनल आउटपुट हमारी मामूली सी इंक्रीज हुई,
इन्फ्लेशन में मामूली सी कमी हुई। फॉरेन इन्वेस्टर हमारे मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर से खाइफ थे। लोकल इन्वेस्टमेंट भी नहीं आई। उसके अलावा अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ी। उसके अलावा लिटरेसी रेट भी 2% कम हुआ। उसके ऊपर हेल्थ और एजुकेशन का जो एक्सपेंडिचर था हुकूमत का वो भी कम हुआ। ये मैंने आपको मोटी मोटी चीज़ें बताई, लेकिन मार्केट रेगुलेशन उसी तरह जीरो थी जिस तरह आज है कि मिडल मैन फ़ायदा लेता था, ना किसान को कुछ मिला ना, और आवाम जो है वो महंगाई की चक्की के नीचे पिसती चली गई। दो बातें। तीसरी बात यह है कि नवाज शरीफ अनप्रेडिक्टेबल हैं। वो बिल्कुल डू एंड डाई की उनकी गेम है। 71 साल उनकी उम्र है, बीमार भी हैं थोड़े बहुत। तो वो ये चाहते हैं कि फौरी बुनियादों पे एक तो ये जो पैसा मुबैना तौर पर इल गॉटन वेल्थ है इसका कुछ किया जाए, क्योंकि अगर ये शोर बढ़ता गया, अगर किसी ने पीटीआई की हुकूमत को कोई अकल दी तो ये जनाब अगर इंग्लैंड में इस मामले को टेकअप कर लें तो नवाज शरीफ से मनी ट्रेल इंग्लैंड में मांग ली जाएगी। वहां अदालतें हमारी जैसी नहीं है। ठीक हो गया। एक दफा मनी ट्रेल ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है साबिर शाह, इस पर हम बात करें। यहाँ पर एक छोटा सा वक्फा लेना है। लाहौर का जलसा पीडीएम उसकी तैयारी कर रही है। मरियम नवाज़ आज लाहौर में निकली हैं, मुख्तलिफ जगहों पर उन्होंने खिताब भी किए हैं और एक जोश व खरोश वर्कर्स की हद तक नज़र आया है। बड़ा सवाल ये है कि आम लोग इसमें शरीक होंगे या नहीं। और ये जो मरियम साहबा कह रही हैं कि आर या पार, तो क्या मुराद है आर या पार से? जलसे से गवर्नमेंट कैसे चली जाएगी, उसका तो एक पूरा मैकेनिज्म है। इस पर बात कर रहे हैं, हमारे साथ रहिए। एक छोटे से वक्फे के बाद मुलाकात होगी। वेलकम बैक नाजरीन। मेरे साथ हैं सलमान आबिद लाहौर से और साबिर शाह। पीडीएम के जलसे के हवाले से हम बात कर रहे हैं और एक जो नुक्ता जिस पर हम पिछले को 15-20 मिनट से गुफ्तगू कर रहे हैं वो यही है कि मरियम नवाज़ साहबा कहती हैं आर या पार होगा 13 दिसंबर और बस जीत का सिर्फ ऐलान बाकी है। और मरियम औरंगज़ेब साहबा कहती हैं कि इमरान खान को भी चाहिए कि वो इस्तीफ़ा दे और ये जो एहतजाजी जलसा है इसमें आके शरीक हो जाएँ। तो फिर एहतजाज है किसके ख़िलाफ़? अगर इमरान खान साहब इस्तीफ़ा दे देंगे तो फिर एहतजाज की क्या ज़रूरत है? आप बात कर रहे थे साबिर शाह, ब्रेक पर जाने से पहले मैंने आपको रोका था, तो ये भी जो मैंने बात कही है इसका भी ज़रा जवाब दे दें कि इमरान खान फिर किस बात का एहतजाज करेंगे आके? ये पीडीएम जो है और नून लीग जो है ये तो निकली बाहर इसीलिए हुई है कि इमरान खान को घर भेजना है। नहीं, इमरान खान इस तरह तो नहीं जा रहे। अगर मैं इमरान खान का बदतरीन नकाद भी हूं तो इस तरह तो इमरान खान नहीं जा रहे। इमरान खान और ताहिरुल कादरी का आपको याद है 2014 में बहुत ही अजीमुल शान किस्म का धरना था। अगर उस वक्त नवाज शरीफ साहब नहीं गए तो या इमरान खान कैसे जाएंगे? दूसरी बात है कि अगर आप फेस रीडर हों, अगर आप साइकोलॉजी को समझते हो थोड़ा बहुत, अगर आप तजुर्बा और मुशाहिदा रखते हो और आप बॉडी लैंग्वेज को समझते हो, तो मैंने जो मरियम नवाज की तकरीरें देखी हैं इसमें जो एग्रेसिव टोन है ये मुझे बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन की गुमाजी करती नज़र आती है। बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन किस चीज़ की है मैं नहीं जानता। एक तो मेरे ख्याल इनकी अपनी ज़मानत जो है वो कैंसिल हो जाएगी किसी भी वक्त, जलसे से पहले हो जाए, जलसे के बाद हो जाए। दूसरा मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, आप वो बात कट गई समी साहब, ये मैं आपको ख़बर भी दे रहा हूँ थोड़ी सी कि वो नहीं चाहते कि किसी तरह यह मामला हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन्स इंग्लैंड की पार्लियामेंट्स में पहुंचे और इसकी बाज़गश्त वहां सुनाई दे। इंग्लैंड के ऊपर भी बहुत प्रेशर है मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने का, कर्ब करने का, और जब तक वो गरीब मुल्कों के हुक्मरानों को नहीं पकड़ेंगे जो अरबों रुपया लूट के ले आते हैं, तब तक मनी लॉन्ड्रिंग बरतानिया में भी ख़त्म नहीं होगी। उससे क्राइम भी बढ़ेगा, टेररिज्म भी बढ़ेगा। मेरा ख्याल है फ्रांस में होने वाली दहशत गर्दी के बाद अब वहाँ मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिज्म के ऊपर बहुत सख्त क्रैकडाउन फिर आने वाला है। FATF के तमाम मुरवजा असूलों के मुताबिक इसमें किसी भी वक्त नवाज शरीफ साहब से पूछा जा सकता है कि आपके पास इतने पैसे कहाँ से आए, क्योंकि एक बहुत बड़े पाकिस्तान के टाइकून हैं जो बहुत बीमार भी हैं, उनको भी पीछे जुर्मानी अदालतों से भी हुई, वहाँ भी कोई प्रॉपर्टी कॉन्फिस्केट हुई। वो तो शायद इंग्लैंड नहीं जा सकते, जाएंगे तो पकड़े जाएंगे। तो ये हर किस्म का अपना हरबा इस्तेमाल करते हैं किसी तरह बचने का। यहाँ से शायद रिकवरी ना हो सके, क्योंकि यहाँ तो अब तक मैं 20 दफ़ा कह चुका हूँ कि इसी से रिकवरी करनी है। और आप जानते हैं कि बंदा भाग गया है, फ़र्ज़ कीजिए, चलिए मुकदमे का तो फैसला नहीं हो रहा, को बंदा भाग गया है, एब्सकॉन्ड कर गया है, वादे के मुताबिक वापस नहीं आ रहा, उसकी जायदाद को पकड़े, नीलाम करें।
आज तक किसी की जायदाद नीलाम नहीं हुई। सो यहाँ तो मुझे उम्मीद कम नजर आती है रिकवरी की। अलबत्ता ये ना हो कि साल 2 साल 2.5 साल बाद 3 साल बाद नवाज शरीफ और दीगर तमाम बंदे इंग्लैंड में जो अपनी मनी ट्रेल का हिसाब ना दे सकें, उनकी प्रॉपर्टीज भी कॉन्फिस्केट हों और मुमकिन है कुछ केसेस में वहाँ गिरफ्तारियां भी हों। अल्ताफ हुसैन का केस आपके सामने है, आपके प्रोग्राम में वक्त की कमी है और बादशऊर लोगों को तो इशारा देना ही काफ़ी होता है कि अगर अल्ताफ हुसैन के साथ ये काफ़ी मुसीबतें पेश आ सकती हैं तो मियाँ साहब के साथ भी आ सकती हैं। वो इस बात को जानते हैं, बड़े काइयाँ आदमी हैं और उनका ध्यान पाकिस्तान में अपनी मुबैना तौर पर लूटी हुई दौलत से ज़्यादा इंग्लैंड के अंदर अपने एहसासों पर है कि ये ना हो वहाँ पे जब्त हो जाए वाक़ई सरकार, फिर क्या करेंगे। ठीक हो और यही मरियम की फ्रस्ट्रेशन मुझे नजर आ रही है। सारी बातें वो खुल के तो नहीं करते, लेकिन इनकी पार्टी में जो रिफ्ट है, मेरा ख्याल है 2-3 महीने के बाद वो जो रिफ्ट है, वो जो एक फड्डे हैं ज्यादा आप समझते हैं सामने नहीं आ रहे, वो भी गुड़ खिलाएंगे। ठीक है। अच्छा सलमान आबिद, ये जो इसहाक डार साहब का इंटरव्यू हुआ BBC पर, जिसमें 2-3 चीज़ें, जो बयानिया था नून लीग का कि जी इलेक्शन स्टोलन है, उसमें उन्होंने जो एंकर थे उन्होंने यूरोपियन यूनियन रिपोर्ट का हवाला दे के कहा कि जनाब बिल्कुल ऑब्जर्वर्स ने कहा कि बड़े क्रेडिबल नताइज हैं। फिर उसके बाद ये कहा इसहाक डार ने कि मैन हैंडलिंग की गई है नवाज शरीफ साहब की वहाँ पर ज़्यादती, तो जिस पर उसने कहा एंकर ने कि असल हकीकत तो ये है कि नवाज शरीफ एक क्रिमिनल हैं और एक कन्विक्टेड आदमी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। तो ये नून लीग का एक बड़ा बयानिया है 2-3 चीज़ों का। इसका कोई इम्पैक्ट आप देखते हैं लाहौर शहर में? ये जो जलसा है इस पर कुछ इसका इम्पैक्ट होगा? ये जो एक बहुत बड़ा धचका लगा नून लीग के बयानिए को। देखिए बात यह है कि इसहाक डार साहब को जिसने भी मशवरा दिया कि वो ये इंटरव्यू दे या खुद उन्होंने फैसला किया, ये मुस्लिम लीग और नवाज शरीफ के बयानिए के ऊपर एक बहुत बड़ी खुदकुश हमला था, क्योंकि इसने उस नैरेटिव को बहुत नुकसान पहुंचाया, पहली बात। दूसरी बात यह कि मुस्लिम लीग की एक तारीख है, जिस इलेक्शन में वो जीतते हैं वो पाकिस्तान की तारीख के मुनसिफाना और शफाफ इंतखाबात होते हैं। जिस इलेक्शन में वो हारते हैं वो पाकिस्तान की सियासी तारीख के सबसे ज्यादा बदनीति पर मबनी इंतखाबात होते हैं। आपको याद है समी इब्राहिम साहब 2013 के इंतखाबात में भी सारी सियासी जमातों ने कहा था कि इंतखाबात में रिग्ड हुए हैं, तो उस वक्त तो नवाज शरीफ साहब ने ये मानी नहीं। आज मंतक देते हैं कि पाकिस्तान की सारी सियासी जमातें कहती हैं कि 2018 का इंतखाब रिग्ड है। अच्छा, फिर इंटरनेशनल रिपोर्ट्स का जब उनको हवाला दे तब भी वो नहीं मानते, क्योंकि ये अपनी मर्जी के जजेस और अपनी मर्जी के इलेक्शन कमीशन, अपनी मर्जी के चेयरमैन एहतसाब ये लगा के ना अपनी मर्जी के नतीजे चाहते हैं। इसलिए लोगों को भी अंदाजा है। देखिए जलसों में जो लोग आते हैं ना, आपको भी अच्छी तरह पता है, मुझे भी अच्छी तरह पता है, जलसे तो काजी हुसैन अहमद के भी बहुत बड़े बड़े होते थे, लेकिन उसके बावजूद वोट नहीं मिलता था। इसलिए जलसों को गेज करना कि जी ये वाकई एक बड़ी पॉपुलैरिटी और आम आदमी इसके अंदर कोई बड़ा रोल प्ले कर रहा है, ऐसी बात नहीं है। जलसों के अंदर 11 जमातें मिलकर जब बंदे इकट्ठे करती हैं तो यहाँ कोई लाखों के इज्तिमा नहीं हो गए। मतलब मुल्तान के अंदर चौक घंटा घर में जलसा हुआ है, उसको आप लाखों को इज्तिमा ना कह दें। इसी तरह मीनारे पाकिस्तान में होगा तो हम देख लेंगे, और इससे पहले कभी मीनारे पाकिस्तान को भरने की मुस्लिम लीग ने कोशिश नहीं की है। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि लोगों को भी इस बात का एहसास है कि मुस्लिम लीग नून की जो क़यादत है वो हमसे झूठ बोल रही है। मसलन आप देखिए, इन्होंने बाज लोगों को ये इशारे दिए हैं कि हमारे एस्टेब्लिशमेंट के साथ मामला तय हो चुके हैं, इमरान खान साहब बस घर जा रहे हैं, नए इंतखाबात होने वाले हैं, इसलिए लोग चौक तर चौक हमारा साथ दे। यही बात मौलाना फजलुर रहमान ने की थी कि हमें कहा गया था कि मार्च में इमरान खान की हुकूमत नहीं रहेगी। किसने कहा था उसके बारे में किसी को नहीं पता। इसलिए एक वो जो शाबिर शाह ने कहा ना कि फ्रस्ट्रेशन तो उनके अंदर मौजूद है, और ये फ्रस्ट्रेशन इसलिए है कि उनको लगता है कि उनकी सियासत, यानी पीपल्स पार्टी की सियासत नहीं, मुस्लिम लीग नून की सियासत नहीं, इन दो बड़े खानदानों की जो सियासत है वो श्रिंक हो रही है, वो महदूद हो रही है। ये सबसे बड़ा खतरा है। खतरा। अच्छा साबिर शाह, अब ये जो डैमेज हुआ इसहाक डार साहब के इंटरव्यू का BBC पे आने के बाद, उसको रिपेयर करने की भी तो कोई नून लीग कोशिश कर रही होगी, सोच रही होगी। अब बाहर तो सिर्फ इस वक्त मियाँ साहब ही हैं, वो कोई इंटरव्यू दे सकते हैं, या मरियम साहबा अगर कोई इंटरव्यू दें तो क्या कहते हैं आप? देखिए समी साहब, अगर तो मियाँ नवाज शरीफ की इजाज़त के बगैर इंटरव्यू देने गए थे तो मेरे ख्याल है इसहाक डार की शामत आई होगी इस वक्त मियाँ साहब के हाथों भी और मरियम नवाज के हाथों। और करीबी रिश्ता है, उनके समधी हैं शाह साहब, वो उनके समधी हैं, शामत कहाँ पे आई होगी? वो तो इतना करीबी रिश्ता है। समी साहब, बड़े घरों के समधी और दामाद भी ऐसे ही होते हैं। दूसरी बात
दूसरी बात मैं आपसे अर्ज करूं कि मियाँ साहब की इजाजत से भी गए हो तो वो कहेंगे यार वैसे तुम बड़ी टट्टर अंग्रेजी बोलते हो, वहां तुमसे दो बातें नहीं हुई, कभी आंखें खोल रहे हो, कभी कुछ कर रहे हो, कभी चीज को कभी कह रहे हो प्रॉपर्टी नहीं है, कभी है, तुम तैयारी क्यों नहीं करके गए? हालांकि मैं आपको बताऊं बीबीसी का एंकर भी पूरी तरह प्रिपेयर्ड नहीं था। वो भी नहीं था। उस बेवकूफ आदमी को पता ही नहीं कि सवाल और क्या करने थे। लेकिन जाहिर है हम सन्स ऑफ सॉइल हैं, हम बेहतर जानते हैं। कौन नहीं जानता कि लाहौर का आपसे ज्यादा कौन जानता है? आप तो मोदी को भी जानते हैं भाईजान, आपसे क्या मुकाबला कर सकते हैं हम? आप मुझे 2 मिनट दीजिए, देखिए। अच्छा मैं नहीं, मैं आपको 2 मिनट नहीं, मैं आपको पूरे साबिर साहब मैं आपको पूरे 5 मिनट दूंगा, लेकिन मुझे यहाँ लेना है। और ये जो बड़ा अहम मामला है, बीबीसी से जो इंटरव्यू आया इसहाक डार साहब का, उसने नवाज लीग के बयानिए को एक बड़ा धचका दिया। अब उसको शायद ये जो मरियम साहबा की आवाज़ बड़ी गूंजदार आ रही है और वो कह रही हैं आर हो गया, पार हो गया, जा रहे हैं, आ रहे हैं, खान गया, शायद वो जो सुबकी हुई है, वो जो नदामत हुई है, एक तरह से उसके ऊपर जैसे चौधरी शुजात साहब कहते हैं मिट्टी पाओ, मिट्टी पाने की भी ये कोशिश कर रही हैं। बहरहाल देखते हैं कि अब क्या इसमें होता है। गुफ्तगू हमारी इस पर जारी है और साबिर शाह साहब बड़ी अहम बात बताएंगे, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, साबिर शाह हमारे साथ हैं, सलमान आबिद हमारे साथ हैं। ब्रेक पर जाने से पहले शाह साहब बात कर रहे थे और मैंने शाह साहब से कहा था कि आप तो पूरे एक इंसाइक्लोपीडिया हैं, आप तो मोदी को भी जानते हैं, अब आप खुद ही बयान फरमा सकते हैं कि ये सब क्या मामला है। समी साहब पिछले दिनों इसहाक डार साहब का मैंने एक और इंटरव्यू सुना था, गालिबन किसी पाकिस्तानी टेलीविजन चैनल पर, और ये खुद ही अरेंज कर लेते हैं चीज़ों को कि जी मेरे वालिद साइकिल के इंपोर्टर थे, तो मेरी हंसी निकल गई कि साइकिलों की इंपोर्ट तो आज की हो या 100 साल पहले की हो, या करोड़ों के काम होते हैं। अब देखिए लाहौर में एक इलाका है तेजाब अहाता, इसकी कुछ सड़कें जो हैं वो अंदरून शहर की तरफ निकलती हैं, कुछ इधर बाजार हुसन की तरफ जाती हैं, कुछ मीनारे पाकिस्तान की तरफ आगे से जाती हैं, तंगो तरीक गलियां हैं, गरीब इलाका है। वहाँ इनके वालिद बोदी साहब की साइकिलों की दुकान थी। कहने वाले ये बताते हैं कि दुकान क्या थी, वो बरगद का एक दरख्त था जिसके नीचे वो साइकिलों को पंक्चर वगैरह लगाया करते थे। बहुत सारे लोग मुझे मिले, मैंने आपसे भी मिलवाए और हैरत से मिलवाए। फिर ये अब ये देखिए गुर्बत कोई चीज नहीं है, यहाँ कोई भी नवाब सिराजुल दौला की औलाद नहीं है। कोई लोहार का बच्चा, कोई तरखान का बच्चा, कोई ट्यूशनें पढ़ के किस ओहदे पे पहुंच गया, जज बन गया, जनरल बन गया, किसी का बाप दर्जी था, किसी की माँ कपड़े सीती थी। यहाँ इन्हीं में 75,000 मिसालें हैं। किसी के पास पीछे कोई मुरब्बे नहीं थे 2-2 हज़ार। तो ये कोई ताना नहीं है कि गरीब था अमीर हो गया। सवाल तो ये है कि जब आप पब्लिक फिगर हो, कोई बात हो जाए तो यार ये छुपाने वाली क्या जरूरत है। मियाँ शहबाज शरीफ कहते थे मेरे वालिद मजदूर थे, लेकिन मरियम तो नहीं कहती। मरियम तो कहती है मेरे दादा बहुत एक अमीर आदमी थे, बड़े रईस थे। आपने शहबाज शरीफ की बात भी सुनी, मेरे दादा जो हैं वो, मेरे वालिद जो हैं वो एक मजदूर थे। हम सब सारा कुछ जानते हैं, कम से कम लाहौर के रहने वाले तो सारा कुछ ही जानते हैं। अच्छा फिर भाई आप साइकिलें कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं? नीला मोहम्मद अनारकली लाहौर में एक साइकिलों की दुकान करोड़ रुपए की, आज से नहीं है, प्री पार्टीशन चली आ रही है। दूसरा, आप स्कूटर एक घूमते रहे हैं आउटफॉल रोड पे, जो घोड़ा अस्पताल लाहौर के करीब इलाका है, इस्लामिया कॉलेज सिविल लाइंस के पास। यहाँ से सड़कें दाता दरबार की तरफ भी जाती हैं। यहाँ फॉर्मर चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट ख्वाजा शरीफ साहब का घर भी है। इन्हीं गलियों में थोड़ा सा कनेक्शन का इशू आया है शाह साहब का। मैं जैसे ही वो बहाल होता है तो क्योंकि बात बड़ी वो इम्पोर्टेंट कर रहे हैं, बड़ी हिस्ट्री के हिस्टोरिकल वो फैक्ट दे रहे हैं, तो उनसे हम राब्ते में करते हैं। लेकिन सलमान आबिद बड़ी स्टार्टलिंग इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं साबिर शाह साहब, बड़ी रिवीलिंग इन्फॉर्मेशन है ये। बात यह है कि साबिर शाह को खुद आपने कहा वो इंसाइक्लोपीडिया है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का, और मेरे लिए तो मैं तो उनका बड़ा एहतराम करता हूँ। बात यह है कि हमारे जो सियासी हकाइक है ना अपना, वो बहुत तल्ख हैं। लोग जब इस पे बात करते हैं ना तो लोग पीछे की तरफ मुड़ के नहीं देखते कि वो खुद कल क्या थे। यहाँ बड़े बड़े मुस्लिम लीग के सिक्का बंद लीडर जो आज बहुत बड़े बड़े लीडर बन गए हैं और उनके पास दौलत भी बहुत आ गई है, शोहरत भी बहुत आ गई है, इनके पीछे मुड़ के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कैसे थे,
कहां से पैसा बनाया, किस अंदाज से बनाया, लैंड माफिया कैसे बने, बड़े बड़े कारोबार इन्होंने कैसे किए। ये जो अपना समी इब्राहिम साहब, एक बड़ी शानदार मिसाल दी जाती है ना, पॉलिटिक्स एंड वेल्थ, यानी दौलत का और सियासत का जो आपस में नेक्सस जोड़ा है, और इस पूरी पॉलिटिक्स को और डेमोक्रेसी को जो कॉर्पोरेटाइजेशन की गई है, जो इसको कमर्शलाइजेशन की गई है, यानी पॉलिटिक्स में आइए, पहले इन करें, उसके बाद पैसे कमाएं और बड़े बड़े दौलतमंद आप बन जाएं। तो यही तो पाकिस्तान की सियासत और जमहूरियत का हुस्न है कि यहाँ लोग आते हैं। बिल्कुल ठीक। मैं आपको सलमान रोकूंगा यहाँ पे, क्योंकि साबिर शाह साहब से हमारा राब्ता बहाल हो गया और बड़ी वो इंपॉर्टेंट वो गलियों की बात बता रहे थे, कुछ गलियां दाता दरबार की तरफ जाती हैं। सॉरी, आपसे राब्ता मुनक़ता हो गया था। साबिर शाह साहब प्लीज आप अपनी बात कंप्लीट करें। जी, अगर इतनी बात मुकम्मल हो गई है कि साहब डार साहब एक स्कूटर पे 70s में इन गलियों में फिरा करते थे। एक साहब जो छोटे मोटे दुकानदार थे, उनके पास भी को थोड़ा अर्सा मुलाजमत की, लेकिन चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, इसमें कोई शक नहीं। इत्तफाक ग्रुप में भी मुलाजमत की, मियाँ शरीफ के चहेते भी बने, बाद में लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट भी बने। मैं इनको कवर भी करता रहा हूँ, एज फाइनेंस मिनिस्टर भी कवर करता रहा हूँ। लायक आदमी है, टैलेंटेड है, लेकिन सवाल ये है कि आप अपना माजी क्यों छुपा रहे हैं? पब्लिक फिगर का तो माजी लोग कब्रों से निकाल के ले आते हैं, और ऐसा झूठ बोल रहे हैं, या तो ऐसा झूठ बोलें तो पकड़ा न जा सके। और दूसरी गुजारिश है, लंदन आप काजी फैमिली के पास रहे, कोई गरीब आदमी का बच्चा इतना ही सबमिसिव और हम्बल होता है जैसे आप होंगे। वहां आपने जो गुल खिलाए, उनके नामों पे जो अकाउंट खोले, उन्होंने यहाँ अदालतों में केस भी किया। आप मुस्लिम लीग नून तो खैर बंदे भगाने में माहिर है, डराने में वो बेचारे पता नहीं दोबारा आए नहीं आए, काजी साहब पता नहीं जिंदा है कि नहीं है। उसके बाद आपके हजवेरी ग्रुप और ये और वो, आप इस तरह बता रहे हैं कि इमरान खान को आप चंदे देते रहे। भाई, इमरान खान के वालिदैन का स्टेटस और उनका आपका मुकाबला तो कोई नहीं है ना डार साहब। इमरान खान एचिसन में पढ़ते थे, 1957 में दाखिल हुए थे, जब वो 5 साल के थे। उस वक्त आपके वालिद क्या होंगे, या नवाज शरीफ के वालिद क्या होंगे? एचिसन कॉलेज तो एक ख्वाब रहा है लोगों का, ये चीफ्स कॉलेज भी कहलाया है, यहाँ तो उमरा के बच्चे पढ़ते रहे हैं। तो ये आप इमरान खान के साथ अपना मुकाबला किस तरह करते रहे? उनके एक खालू जनरल थे, जनरल बरकी, एक उनके खालू जहांगीर खान के थे, माजिद खान के वालिद। जावेद बरकी भी उनके कज़न थे, और बेताशा उनके रिश्तेदार बड़े आला ओहदों पे फाइज रहे हैं। अब ये ना समझिए कि मैं कोई यहाँ इमरान खान के खानदान के लिए कसीदा पढ़ रहा हूँ, लेकिन यार खुदा का खौफ करें। एक साइकिल पे पंक्चर लगाने वाले आदमी को आप कहते हैं साइकिल इंपोर्टर थे, आपको किसने कहा आप ये वजाहतें करें? मुझे बताएं आप। भाई, यहाँ कौन गरीब नहीं था? जरदारी के वालिद का सिनेमा होगा तो दादा गरीब होगा, मियाँ नवाज शरीफ के वालिद गरीब थे। यहाँ जितने पॉलिटिशियन है मेरे पास लेके आए, मैं आपको बताऊं इनके बाप दादा क्या करते थे। आपको इनकी हरकतों से नहीं पता लगता कि कमीनगी इतनी है कि कैंसर हुए होते हैं और लूटमार करते हैं, ना पेट भरा ना आंख भरी। ये इतनी कमीनगी कैसे आती है? जब बात उस वक्त आती है जब सैकड़ों साल में आपको 2 वक्त की रोटी ना नसीब हुई हो। यार खुदा का खौफ करें। थोड़ी सी भी आपके अंदर आपने थोड़ी सी भी रोटी देखी हो, अपने घर में बाइज्जत रोटी खाई हो, तो आप 90 रुपए खा लेते हैं, 100 में से 10 रुपए लोगों पे लगा देते हैं। यहाँ तो 2 रुपए नहीं लगे लोगों के ऊपर, फिर आप रोते हैं, लोगों को धोखा देते हैं, फिर आप एरोगेंट बन जाते हैं। ये कोई तरीका है यार? फाइनेंस मिनिस्ट्री में क्या नहीं होता रहा? वो ये तो दिस इज जस्ट टिप ऑफ द आइसबर्ग सर। ये जो आप मुझे व्हाइट कॉलर क्राइम बता रहे हैं, आपको अंदाजा ही नहीं यहाँ क्या कुछ होता रहा है। समी साहब, मैं इकोनॉमिक स्टूडेंट हूँ, मुझे बिजनेसमैन सारा कुछ बताते रहे हैं। मैंने 25 साल लाहौर चेंबर, फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चेंबर्स, पाकिस्तान लेदर एसोसिएशन सब कवर किए। किसी को भी सजा नहीं मिल सकी। हमारा निज़ाम आप देखें, काजी फैमिली थी, उन्होंने एप्लीकेशन भी दी, लेकिन वो देखें वो जो सारा केस था सुप्रीम कोर्ट में आके हशप हो गया, ख़त्म हो गया। कोई निज़ाम ही नहीं है कोई पाकिस्तान का कि जिसमें जिन लोगों ने माल बनाया उनको कोई सज़ा मिल सके। यहाँ पर जत्थे और कबीले और इंटरेस्ट ग्रुप्स जो हैं वो इस तरह से एक्ट करते हैं कि बिल्कुल बड़ा आदमी जो है वो अनटचेबल है। आपके सामने क्या हो रहा है? काजी फैमिली वहां करोड़पति थी 1970-72 में भी, उनका दिमाग खराब, उन्होंने कोशिश भी की कि यहाँ आके गोलियां खा लें। विटनेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम कोई नहीं है, गरीब मुद्दई की कोई नहीं सुनता। गरीब मुलाजमा को थप्पड़ मार मार के आप 5 साल 7 साल की बच्ची को आपकी यहाँ फिर जमानत हो जाती है। मुझे बताइए, पुलिस आपके साथ मिल जाती है, पूरी इंतजामिया आपके साथ मिल जाती है, टॉप के वकुला की आपको जो है वो खिदमात हासिल होती हैं। एंड दिस इज नॉट जस्ट अबाउट PMLN, इट गोज फॉर एनी पॉलिटिकल पार्टी। देयर आर थीव्स अराउंड इन एवरी पॉलिटिकल एंटिटी इन पाकिस्तान, इन एवरी स्फीयर ऑफ लाइफ इन पाकिस्तान। किसके स्फीयर की मैं बात करूं जहां चोरों डाकुओं ने अरबों खरबों नहीं बनाया? और यार जरूर बनाओ, बिल गेट्स की तरह बनाओ, वॉरेन बफेट की तरह बनाओ,
ये बीजोस की तरह बनाओ, अमेजोन का जो मालिक है, अलीबाबा की तरह बनाओ ये जैक मा जो चाइना का जो बिजनेसमैन है। ये क्या चोरी है यार, पिछले 5 साल का आपके पास हिसाब ही नहीं है। इसका मतलब है आप पब्लिक एक्सचेकर को लूटते रहे हैं। यू हैव बीन रॉबिंग एंड प्लंडरिंग द नेशनल कॉफर्स व्हिच इज माय मनी। मैं लाखों रुपया टैक्स देता हूँ, आप हजारों रुपया टैक्स नहीं देते। आपको शर्म नहीं आती सारों को मिलके यार? साबिर शाह, बड़ी जबरदस्त आपने बात की है, दिल को लगने वाली बात की है, आने वाली बात की है। सलमान आबिद, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि अब वक्त ख़त्म हो रहा है। बहरहाल PDM का जलसा, मुस्लिम लीग नवाज़ का इस वक्त कोशिश की जा रही है कि जलसा बड़ा हो। गुफ्तगू आपने सुनी, लेट्स कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड, और अल्लाह से ये दुआ है कि ये जो बड़ा इज्तिमा है ये खैर खैरियत से गुजर जाए, कोरोना में इजाफे का बायस ना बने, और अल्लाह ना करे कोई दहशतगर्द जो है वो इस मौके से फ़ायदा उठा सके। इजाज़त दीजिए, कल फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।